हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड्स को आगे स्टडी करेंगे। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने जीरो कंप्रेसिबिलिटी को स्टडी किया था, जीरो विस्कोसिटी को स्टडी किया था, और फिर जब लिक्विड फ्लो करता है, यदि वो आइडियल लिक्विड होता है तो उसका फ्लो किस तरह का होता है उसको देखा था कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। फिर हम लोगों ने देखा था स्ट्रीमलाइन ट्यूब किसको कहते हैं। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे और देखेंगे। हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो को भी स्टडी किया था कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और साथ साथ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड रेनॉल्ड्स नंबर को लास्ट टर्न पर हम लोगों ने स्टडी किया था। आज हम लोग विस्कोसिटी के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है कि जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हेन ए सॉलिड बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर सॉलिड बॉडी ए फ्रिक्शनल फोर्स बिगिंस टू एक्ट बिटवीन देम। यानी जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी या सरफेस पर स्लाइड करती है तो वहां पर हम लोग एक फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं। ठीक उसी तरह से जब लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, और एक लेयर उसके अपर लेयर के ऊपर या दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर उनके रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स लगाती हैं फ्रिक्शन का, जिसको ही हम लोग विस्कस फोर्स करते हैं। जैसे जब कोई लिक्विड किसी जगह पर फ्लो कर रहा होता है तो जो बॉटम पर जो लिक्विड का सरफेस लिक्विड का लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, और जो अपर सरफेस सबसे होती है उसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। उसका रीजन ये है कि जो अपर वेलोसिटी है, अपर सरफेस है, उसकी जो वेलोसिटी है, और उसके जो नीचे का सरफेस है वो नीचे का सरफेस अपर वाले सरफेस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है जो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। इस तरह से जैसे जैसे हम नीचे आते आते हैं आपका जो लिक्विड लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स उनके मोशन के अगेंस्ट लगाती जाती हैं, और इसी वजह से जैसे जैसे हम लिक्विड के डेप्थ में नीचे की ओर आते हैं वेलोसिटी कम होती जाती है, और जो लिक्विड ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, जो लिक्विड लेयर ग्राउंड के कांटेक्ट में होती है उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सो दिस इज व्हाई द प्रॉपर्टी of the liquid by virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers is known as velocity। कोई भी दो आपस के नियर बाय की जो आपस में कांटेक्ट में लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं, और उसी को हम लोग यहाँ पर विस्कोसिटी के नाम से समझते हैं। अब आगे देखते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड्स के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ बताई गई हैं। The property of a viscosity is seen in following example. Number 1, stirred liquid when left comes to rest on account of viscosity। जैसे आप किसी ग्लास में आप वाटर ले लें और इसको स्ट्रॉ से इसको रोटेट करें तो आप देखेंगे कि वो जो है जब स्टार करते हैं तो लिक्विड रोटेट करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। वो किस वजह से आता है? वो आपको विस्कोसिटी की वजह से आता है। अब जो लिक्विड आपके थिकर होते हैं जैसे हनी, कोल टार, ग्लिसरीन ईटीसी, तो इनको यदि आप स्टार करेंगे आप किसी अपने स्ट्राइप से तो वो बहुत जल्द ही तुरंत स्टेशनरी में आ जाएंगे, लेकिन जब वाटर को आप स्टार करते हैं तो काफी देर तक वो रोटेट करता रहता है। तो इसका मतलब जो लिक्विड जितना थिकर होता है उसकी विस्कोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब तो स्लोप होता है, हम लोग जानते हैं स्लोप। तो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो गया वेलोसिटी स्लोप, या ये कहें एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ जाते समय वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो पर यूनिट डिस्टेंस चेंज वर्टिकली फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जैसे यहां पर हम देखें तो इस जगह पर जो अपर लेयर है इसकी वेलोसिटी है vx प्लस डेल्टा vx, क्योंकि सबसे अपर जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। उसके जस्ट नीचे की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी अपर लेयर से कुछ कम होगी बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी या फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द लेयर्स। तो अपर लेयर की वेलोसिटी है vx प्लस डेल्टा vx, जबकि लोअर लेयर की वेलोसिटी है vx। अब इन दोनों लेयर्स की बीच की डिस्टेंस
डेल्टा जेड हो तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा जेड डिस्टेंस में वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डेल्टा वी एक्स का। यहां पर वेलोसिटी वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स है और यहां वेलोसिटी वी एक्स है, तो चेंज कितना हो गया वेलोसिटी में डेल्टा वी एक्स। तो ये जो डेल्टा वी एक्स चेंज है वेलोसिटी में, ये कितनी लेयर्स के बीच की डिस्टेंस होने पर हो रहा है? जब लेयर्स की डिस्टेंस आपस में डेल्टा जेड हो तो उनके बीच जो वेलोसिटी में चेंज है वो डेल्टा वी एक्स है। तो पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज होगा? तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, और इसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी जो हम डिस्टेंस लेंगे वो फ्लो के परपेंडिकुलर लेंगे। जैसे यहां पर जो अपर लेयर है, इसको हम रब करें एक बार, यहां पर जो अपर लेयर है उसकी वेलोसिटी आपको वी एक्स प्लस डेल्टा वी एक्स है, और परपेंडिकुलर जब हम नीचे आए हैं तो दूसरी लेयर मिली है पी, उनकी बीच की डिस्टेंस है डेल्टा जेड और वेलोसिटी में डिफरेंस हो गया डेल्टा वी एक्स। तो डेल्टा वी एक्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, तो ये हो गई आपकी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो जो डेल्टा वी एक्स है उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा LT-1 होगा, और जो डिस्टेंस है इसका डायमेंशनल फार्मूला L हो जाएगा। तो विस्कोसिटी का इस वेलोसिटी ग्रेडियंट जिसको कहते हैं हम, इसी को डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड को, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया L से L कैंसिल हो गया, ओनली T-1 हो गया। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया T-1। अब ये जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, इसी से कुछ और चीजें हम देखते हैं कि यहां पर जैसे देख रहे हैं जो विस्कस फोर्स है कि नहीं दो लेयर्स के बीच में, द विस्कस फोर्स F, सपोज दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो F है बिटवीन टू लेयर्स, तो वो F किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द लेयर्स। यानी कोई लेयर्स जो आपकी फ्लो कर रही हैं उनका कितना एरिया आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में होगा उतना ही ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स होगा, यानी विस्कस फोर्स होगा। नेक्स्ट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी जितना इनके बीच में वेलोसिटी का चेंज आ रहा है एक लेयर से दूसरे लेयर में आने पर, इसका मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में विस्कस फोर्स ज्यादा है, तभी उनकी बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस भी ज्यादा है। यानी जो विस्कस फोर्स है वो दो लेयर्स के कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड कर रहा है और साथ साथ उन दो लेयर्स के बीच में कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से F प्रोपोर्शनल टू A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा X। अब यहां पर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे ईटा है, प्लस माइनस हम ले सकते हैं, तो F इज इक्वल टू प्लस माइनस ईटा A डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। तो ये आपका विस्कोसिटी का फोर्स का फॉर्मूला आ गया कि विस्कस फोर्स कितना है। तो यहाँ पे जो ईटा है वो क्या है? उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ पर कह रहे हैं। तो इस तरह से विस्कस फोर्स F इज इक्वल टू ईटा A डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा जेड। तो ईटा यहां पर क्या हो गया? ईटा यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। ठीक है, अब इसको यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? हम कह सकते हैं ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी एक्स। ये सारी चीजें हम इस तरफ की ओर ले आए हैं और ईटा को अलोन कर दिया है। तो ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वी एक्स हो गया। अब यहां पर देखें, जब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑफ लिक्विड इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू लेयर्स हैविंग यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी जो ग्रेडियंट है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि 1 हो तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन A हो जाएगा। ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A हो जाएगा। यानी जो विस्कस कोएफिशिएंट है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है। कब? जब उनके बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 है।
तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं उसकी डायमेंशन देखी गई है। जैसे यहाँ पर डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो ईटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा वी एस अपॉन डेल्टा जेड। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो विस्कोसिटी का तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया mlt माइनस 1, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया एल स्क्वायर, और आपका विस्कोसिटी का विस्कोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला लिख दिया, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का वेलोसिटी का अपॉन डिस्टेंस यानी lt माइनस 1 अपॉन एल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1। इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी आप यहां से निकाल सकते हैं। m का यूनिट kg हो गया, l का यूनिट आपका मीटर हो गया और t का यूनिट आपका सेकेंड इनवर्स हो गया। तो इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर सेकेंड है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का एक और यूनिट है पॉइज, और वो 1 पॉइज किसके इक्वल है, 1/10 kg पर मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, या यूं कहें कि 1 kg पर मीटर पर सेकेंड इक्वल है 10 पॉइज के, और 10 पॉइज को हम लोग 1 डेका पॉइज कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग विस्कोसिटी, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड एंड नॉट अपॉन द एरिया। यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो एरिया ऑफ लेयर पे डिपेंड नहीं करता जो कांटेक्ट में है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ फ्लूइड पे एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dz के। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो एक्चुअली में एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी ग्रेडियंट पर और नेचर ऑफ लिक्विड पर। ओके, तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके रिगार्डिंग विस्कोसिटी हैं। जैसे नंबर 1, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ओनली अपॉन द नेचर ऑफ फ्लूइड। यानी किसी लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो उस लिक्विड के नेचर पे ही डिपेंड करता है, ना कि इस बात पर कि उसका कितना एरिया लेयर्स का है या उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ये प्योरली इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है आपके लिक्विड का। सेकंड है एट 20 डिग्री सेल्सियस लिक्विड्स आर मोर विस्कस देन गैसेस। यानी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर विस्कोसिटी गैसेस से ज्यादा होती है। सॉरी, फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.00 into 10 power minus 2 poise, while the air at the same temperature its value is 1.81 into 10 power minus 4 poise। तो ऑब्वियसली जो लिक्विड का जो विस्कोसिटी है वो एयर के कंपैरिजन में या गैसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। थर्ड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। लिक्विड का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो भी आपकी यहां पर डिक्रीज कर जाती है। लिक्विड का टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं जब उसकी वेलोसिटी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का इनवर्सली रिलेशन है आपके लिक्विड के साथ में। वहीं जब आप गैसेस की बात करते हैं, जब गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो गैसेस के लिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि लिक्विड्स के लिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिक्विड के ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इन जनरल तो उसकी भी विस्कोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज करती है। रेस्ट ऑफ अदर लिक्विड्स यदि प्रेशर इंक्रीज करते हैं लिक्विड पर तो उनकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। गैसेस की बात करें तो गैसेस पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, उनकी विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होता इफ यू इंक्रीज द प्रेशर और डिक्रीज द प्रेशर। डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी यदि ज्यादा होगी तो उसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी। जैसे कि आप वाटर लें और वाटर में आप शुगर को ऐड कर दें या साल्ट ऐड कर दें तो उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो लिक्विड की डेंसिटी बढ़ाने पर आपके जो उसकी विस्कोसिटी होती है वो इंक्रीज कर जाती है।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लॉ पर्टिकुलरली कहां पर यूज होता है, जब जैसे कोई बॉल आपने ली और किसी लिक्विड में आपने इसको ड्रॉप कर दिया। अब ड्यू टू अंडर ग्रेविटी ये आपका जो बॉल है वो आपके लिक्विड में फॉल करेगा अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी फॉल करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। एक सर्टेन टाइम के बाद क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी कि फिर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, अब वो इंक्रीज नहीं करेगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग यहां पर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और ये ऐसा कब होता है, एक्चुअली जब बॉल लिक्विड में होती है तो बॉल पर ग्रेविटेशनल वेट जो उसका है वो तो वर्क कर रहा होता है, साथ साथ में जो लिक्विड है उस लिक्विड का एक विस्कस फोर्स अपवर्ड वर्क कर रहा होता है, साथ साथ में अपथ्रस्ट भी वर्क कर रहा होता है। तो एक सर्टेन वेलोसिटी पर एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो अपथ्रस्ट होता है और जो विस्कस फोर्स होता है वो बॉडी के वेट के इक्वल हो जाता है। तो एक तरह से नेट फोर्स जो होता है आपकी बॉडी पर, आपकी बॉल पर, जीरो हो जाता है और इस वजह से अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करती और जो बॉल है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की ओर फॉल करती रहती है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो स्टोक्स ने यह बताया कि जब बॉल कांस्टेंट वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी से आपके लिक्विड में फॉल कर रही होती है तब उस पर एक अपवर्ड विस्कस फोर्स लगता है और उसकी वैल्यू होती है 6 पाई ईटा RV। यहां ईटा लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, R उस बॉल का रेडियस है और V उस बॉल की टर्मिनल वेलोसिटी है। तो एट टर्मिनल वेलोसिटी जब कोई बॉल आ जाती है तो उस पर जो फोर्स लगता है विस्कस, दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। अब यहां पर आप इस फॉर्मूले से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो कि ईटा इज इक्वल टू F/6 पाई RV। तो F की डायमेंशन, R की डायमेंशन और V की डायमेंशन पुट करके आप विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जिसको यहां पर नीचे निकाला गया है यहां पर। अब यहां पर आप देखेंगे डायमेंशन ऑफ N निकाला गया है, तो फोर्स का डायमेंशन, रेडियस का डायमेंशन और वेलोसिटी के डायमेंशन पुट करके डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लिया गया। अब हम यहां पर कैलकुलेशन करेंगे उस टर्मिनल वेलोसिटी की। अब टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे जैसे यहां पर ली है और सपोज उसका रेडियस R है। अब जब इस बॉल को, R रेडियस की बॉल को आप लिक्विड में ड्रॉप करेंगे तो ये अपने वेट की वजह से नीचे आएगी। जब ये नीचे आएगी, जब पानी या लिक्विड के अंदर जाएगी तो जितना इसका वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम आपके बॉल का है इतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा। तो खुद का उसका वेट कितना होगा बॉल का? बॉल का वेट का मतलब होता है मास इनटू ग्रेविटी और मास का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो बॉल का वॉल्यूम, बॉल के मटेरियल की डेंसिटी, ये मास हो गया, इनटू ग्रेविटी तो ये वेट ऑफ बॉल हो गया। अब जब ये बॉल लिक्विड में है तो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी अपने ही वॉल्यूम के बराबर, तो अपने ही वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है। लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसका मास कितना हुआ, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी कर दिया, तो ये डिस्प्लेस्ड हुए लिक्विड का वेट हो गया। तो कभी भी जब कोई बॉल किसी लिक्विड में होगी तो लिक्विड का जो वेट है वो तो डाउनवर्ड वर्क करेगा, लेकिन जो बॉल का वेट है वो डाउनवर्ड वर्क करेगा और जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका अपथ्रस्ट अपवर्ड वर्क करेगा। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको बॉडी के वेट में यानी बॉल के वेट में अपथ्रस्ट को माइनस करना होगा। तो इस तरह से ये नेट फोर्स आपकी बॉडी पर या बॉल पर नीचे की ओर लग रहा है। बॉडी का वेट V rho G नीचे और बॉल पर या बॉडी पर अपथ्रस्ट V सिग्मा G ऊपर। अब इनका जो नेट फोर्स आएगा वो डाउनवर्ड नीचे लग रहा है, वो कितना आ रहा है, V rho माइनस सिग्मा G। V क्या है, बॉल का वॉल्यूम, और बॉल का वॉल्यूम क्योंकि बॉल स्फेरिकल होती है तो उसको 4/3 पाई r क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका टोटल फोर्स बॉल के ऊपर जब वो लिक्विड में है तब नीचे की ओर लग रहा है। सपोज कि जो बॉल है वो टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है थोड़ी देर बाद और उसकी वेलोसिटी हो जाएगी V,
तो अब इस समय जो विस्कस फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 6 पाई ईटा आरवी लग रहा होगा। तो अब ये जो आपका विस्कस फोर्स लग रहा है 6 पाई ईटा आरवी, ये अपवर्ड लग रहा है, और वहीं पर बॉल का जो वेट टोटल लग रहा है वो ये डाउनवर्ड लग रहा है। तो क्योंकि अब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में है, यानी बॉल अब कांस्टेंट वेलोसिटी में है, उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब जो विस्कस फोर्स अपवर्ड है और जो बॉल का वेट डाउनवर्ड है वो दोनों आपस में इक्वल हो गए। इनको इक्वल करेंगे, यहां को कैलकुलेट करेंगे तो यहां से v की वैल्यू आपकी निकल आएगी, दैट विल बी 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा g अपॉन ईटा। तो ये जो वेलोसिटी आपकी आई है ये वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब बॉल या कोई बॉडी आपकी किसी लिक्विड में फॉल कर रही होती है और आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और उस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है आपका 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा इंटू जी। ओके, तो यहां पर इस फॉर्मूले से देख रहे हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो बॉल के यानी बॉडी के रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये v हो गया, v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ओके, अब कुछ इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं स्टोक्स फार्मूले के। 6 पाई ईटा आरवी जो स्टोक्स फार्मूला निकाला है और फिर हमने बॉल की वेलोसिटी निकाली, टर्मिनल वेलोसिटी, कहां कहां पर इनको यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट है डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। ये एक मिल्कन्स का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम ऑयल लेते हैं, ऑयल ड्रॉप्स को चार्ज करते हैं, फिर उसको फ्री फॉल करते हैं और फिर हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और इस तरह से दोनों को कंपेयर करके हम निकालते हैं कि कितना चार्ज वहां पर है या जो चार्ज का क्वांटाइजेशन है वो क्या होता है। तो इसको हम फिलहाल यहां पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स में। तो जब रेनी सीजन होता है, तो जब रेन होती है तो जो रेन ड्रॉप्स हैं वो जब कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर का डस्ट पार्टिकल्स पे, तो वो एक ड्रॉप बनती है और वो अंडर ग्रेविटी फॉल करती है नीचे की ओर। जैसे जैसे नीचे आती है विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स की वजह से विस्कस फोर्स अपवर्ड लगता है और जो आपकी ड्रॉपलेट्स हैं उनकी जो ग्रेविटी है, उनका जो वेट है वो डाउनवर्ड लगता है। तो इस तरह से आपकी जो बॉल है वो नीचे आती है। जैसे जैसे नीचे आती है उस पर और कंडेंसेशन होता जाता है और उनका साइज भी बड़ा होता जाता है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद जो ड्रॉप्स का साइज हो जाता है, एक सर्टेन साइज हो जाता है, तो उस सर्टेन साइज होने के बाद उसकी एक वेलोसिटी जो होती है वो फिक्स हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसका रीजन वही है जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, कि बॉल का वेट तो डाउनवर्ड वर्क कर रहा होता है लेकिन एयर का ड्रैग फोर्स या विस्कस फोर्स अपवर्ड वर्क करता है। और जब ये फोर्स अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उनकी भी एक वेलोसिटी कांस्टेंट होती है व्हाइल फॉलिंग ऑन द अर्थ, और उसको हम भी क्या यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसी तरह से जैसे रेन ड्रॉप होती हैं, ऐसे ही हम लोग के पैरासूट जो पैराशूटर होते हैं वो आपके हाई हाइट से ड्रॉप होते हैं, फॉल करते हैं या जंप करते हैं, उनको भी आपने देखा होगा। तो वहां पर भी हम निकाल सकते हैं कि कितना बड़ा पैराशूट लिया जाए या पैराशूट से क्या हेल्प मिलती है, उसको भी यहाँ पर देखें। तो जब भी कोई सोल्जर पैराशूट से जंप करता है, पैराशूट जंप करता है किसी फ्लाइंग एयरप्लेन से या किसी हाई हाइट से, तो वो स्लोली स्लोली नीचे की ओर फॉल करता है। उसका रीजन यही है कि जो पैराशूटर है, पैराशूटर एक पैराशूट लेके जंप करता है, तो आपके पैराशूटर का खुद का वेट होता है m1g, साथ साथ में जो पैराशूट है उसमें एक एयर ट्रैप हो जाती है, उस एयर का भी वेट होता है, सपोज वो m2 है। तो नेट वेट जो डाउनवर्ड वर्क कर रहा है वो एक तरह से हम कह सकते हैं m1 प्लस m2, और सपोज g डैश एक्सेलरेशन से वो नीचे फॉल कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया m1 प्लस m2 g डैश। और ये इक्वल होना चाहिए आपके टोटल वेट ऑफ मास ऑफ पैराशूट एंड एयर इन एयर। अब इन एयर में बात करेंगे तो आपका जो वेट ऑफ मास होगा, वेट ऑफ मैन होगा, वो तो m1g होगा, लेकिन यदि बात करेंगे एयर का वेट एयर में तो वो तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो एयर में फ्लोट कर रही होगी। तो इस तरह से इनको जब इक्वल करते हैं तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी आती है, जिस इफेक्टिव ग्रेविटी से आपका पैराशूटर जो है नीचे की ओर फॉल कर रहा है, उसकी वैल्यू आ जाती है mg अपॉन m1 प्लस m2।
अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन ले लें कि सपोज जो मास ऑफ मैन है वो m1 है और मास ऑफ एयर m2 है, तो जो एयर ट्रैप है आपके पैरासूट में वो आपके मैन के मास से 20 टाइम ज्यादा है। तो फिर ग्रेविटी कितनी हो जाएगी आपके मैन की फॉल करते समय, वो हो जाएगी g डैश इज इक्वल टू g अपॉन 21। तो ये भी इसी वजह से हो रही है क्योंकि वहां पर जो एयर ड्रैग है, तो एयर ड्रैग की वजह से आपका जो इफेक्टिव ग्रेविटी मिलेगी वो g/21 होगी, यानी आपका मैन पैरासूट से इफेक्टिव ग्रेविटी रियल ग्रेविटी का 1/21 पार्ट से वो नीचे की ओर फॉल करेगा, यानी बिना ज्यादा एक्सेलरेशन के आप एक लो कांस्टेंट वेलोसिटी से आप नीचे की ओर जमीन पर आ जाएंगे। तो ये एक पैरासूट का एग्जांपल हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये, नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू पाइप्स, पॉइजलीज फार्मूला, मतलब पॉइजीज फार्मूला कहते हैं, तो पॉइजलीज भी हम लोग कह देते हैं, पॉइजलीज फार्मूला या पॉइजीज फार्मूला। इसमें क्या है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब कोई लिक्विड किसी पाइप के थ्रू फ्लो करता है और उसके एंड्स के अराउंड जो प्रेशर हो P हो, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर या हाउ मच अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करता है पर सेकेंड, उसके लिए ये फॉर्मूला यहां पर डेवलप किया गया है। तो इसको हम लोगों ने डायमेंशनल मेथड से डेवलप किया है, ये कहते हुए कि सपोज पर यूनिट टाइम पर जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है या पास कर रहा है वो Q है, और तो Q क्या है, वॉल्यूम फ्लोज पर यूनिट टाइम, V अपॉन टाइम। तो पर यूनिट टाइम पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका अमाउंट कितना है, वो डिपेंड करता है कि उस लिक्विड की, जो लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है, आपके पाइप का रेडियस कितना है, और कितना प्रेशर पर यूनिट लेंथ वहां पर अप्लाई है। तो इस तरह से हम डायमेंशनल मेथड से देखते हैं। तो सपोज कहते हैं कि जो आपका अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो है Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के A पावर के, रेडियस की B पावर के, और प्रेशर पर यूनिट लेंथ की C पावर के। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू K ईटा की पावर A R की पावर B रो P बाई L की पावर C। अब इफ दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो वो हम यहां पर करते हैं, जो डायमेंशनल मेथड से सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितना हो गया, वो हो गया अब L क्यूब T-1, K कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन लेंगे नहीं यहां पर। ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की डायमेंशन ले ली पावर A। फिर आपका रेडियस ऑफ पाइप है, तो रेडियस ऑफ पाइप की डायमेंशन ले ली। फिर प्रेशर पर यूनिट लेंथ है, तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन ले ली। प्रेशर पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू होता है F अपॉन A और इंटू L। F कितना होता है, ML स्क्वायर T-2 ML T-2, और एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन कह रहे हैं, एरिया का L स्क्वायर हो गया, और L फील्ड लेंथ है तो L का L हो गया, तो ये L क्यूब हो गया। तो ये आपका हो जाएगा L क्यूब और ऊपर L स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ML-1 T-2। ये P बाई L की वैल्यू आ जाएगी, ये L-2 हो जाएगा क्योंकि ये यहां पर आपका ml है, स्क्वायर नहीं है। इसको हम हटा दे रहा, ये ML-T-2 था आपका फोर्स का एरिया, और L वॉल्यूम हो गया, तो ML-2 T-2 हो गया। वो यहां पर लिखा हुआ है, और उसकी पावर आपकी दी हुई है C। इसको सही करें, तो अब यहां पर हमने देख लिया कि ये डायमेंशन लिख दी, इन डायमेंशन को लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर आपकी इस प्रकार से ये डायमेंशन आ जाएंगी, जिनकी ABC की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो इस तरह से जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम Q इज इक्वल टू P R की पावर 4 अपॉन ईटा L, यहाँ K आपका कांस्टेंट है। तो अब यहीं से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बाय एक्सपेरिमेंटली जो K की वैल्यू हमको पता चली वो आ गई π/8। K की वैल्यू कितनी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुई, जो हमने कांस्टेंट यूज किया है वो π/8 आ गया। तो फाइनली
अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द पाइप कितना आ गया, K की वैल्यू पाई बाई 8 और P R की पावर 4 ईटा L। तो इस तरह से Q इज इक्वल टू P पाई R की पावर 4 अपॉन 8 ईटा L। ये आपका अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द पाइप हो गया। ऐसे पाइप जिसकी लेंथ L हो, जिसका रेडियस R हो और जिसकी लेंथ के अक्रॉस का जो प्रेशर हो वो P हो। तो इस तरह से हमने किसी पाइप से फ्लो होने वाले लिक्विड को, पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड को निकाल सकते हैं। अब यहां से हम इसको पॉइजलीज इक्वेशन भी कहते हैं या पॉइजीज इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहां से हम इसको रीअरेंज कर दें तो आप देख रहे हैं कि P ऊपर है, R की पावर 4 ऊपर है, पाई ऊपर है। तो पाई और R की पावर 4 को नीचे ले आए तो Q इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4 आ गया। अब यहाँ Q क्या है, Q आप रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो, किसका रेट ऑफ फ्लो, लिक्विड का। वो किसके इक्वल है, वो प्रेशर डिफरेंस अपॉन 8 ईटा L अपॉन पाई R4 के इक्वल है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। कैसे, I क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। यहां पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है। I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के। तो यहां पर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इक्वल है प्रेशर डिफरेंस, यहां प्रेशर डिफरेंस है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है। फिर नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो यहां पर भी नीचे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से जो 8 ईटा L अपॉन पाई R की पावर 4 है वो एक तरह से यहां रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, जैसे कि आपके करंट वाले फॉर्मूले में वर्क हो रहा है। तो I रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता है। इसी से हमने कंपेयर करते हुए लिखा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q इक्वल है आपके प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस आपका 8 ईटा L पाई R की पावर 4 हो गया। तो इसी रेजिस्टेंस को हम लोग विस्कस रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका आपके पाइप से पर सेकंड फ्लो होने वाले वॉल्यूम का, और ये फॉर्मूला हो गया उस पर्टिकुलर पाइप के द्वारा प्रोवाइड किए गए विस्कस रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे इसको और देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।